अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। आज पीर है 24 अप्रैल और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें और एक ऐसा मजेदार सा टॉपिक जिसमें तमाम खवातीन का बेहद इंटरेस्ट है, क्योंकि जब बात हो मेकअप की तो मेरा ख्याल है तमाम खवातीन की नजर जो है टेलीविजन पर लग जाती है कि आज कुछ मेकअप की बात होने जा रही है तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। वेल, मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास बहुत सी होती है। ऑब्वियसली आपने फाउंडेशन लगाना है, आई मेकअप करना है, लेकिन उस सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझती हूँ कि आपके मेकअप में जरूरी है वो है हमारा आई मेकअप। आई मेकओवर आपने किस तरह से करना है, किस तरह से अपनी आंखों को सजाना है, आपकी आंखों की शेप को जानते हुए। लेकिन उससे भी पहले एक स्टेज आ जाती है कि आप मेकअप जो अपनी आई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है सेंसिटिव पार्ट होता है और ऐसे में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर भी जो है वो मैं समझती हूँ कि हमारी आंखें ही होती है। तो इनको आपने किस तरह से खूबसूरती से सजाना है, किस तरह से उनके साथ कलर्स के साथ प्ले करना है और उनका ख्याल किस तरह से रखना है। स्पेशली बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है कि जी हमारे डार्क सर्कल्स हैं और हमें अपने डार्क सर्कल्स छुपाने में बड़ा मसला आता है, या फिर अगर आप उसके लिए कोई होम रेमेडी यूज कर रहे हैं तो किस तरह की रेमेडी आपको यूज करने की जरूरत है और अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत जो है वो हम लोगों को होती है। सब पर आज बात करेंगे आई मेकओवर में। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही मैंने ये टॉपिक सुना कि आज का हमारा टॉपिक आई मेकअप के हवाले से, तो पहले मैंने सोचा कि आज हम आई मेकअप पे क्या बात करेंगे। फिर मेरे जहन में आया कि जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, क्योंकि कहते हैं कि चेहरे का दिल जो होती है वो आपकी आंखें होती हैं। अगर आंखें आपकी खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत ही नजर आते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना ड्रेस्टिक मेकअप करते हैं कि अच्छी आंखों का भी बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। और कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं कि आंखें किसी भी शेप की हो, राउंड में हो, ओवल में हो, या फिर जैसी भी हो, वो उनको बड़ा जबरदस्त और प्रिटी तरीके से तैयार करते हैं और वो आंखें खूबसूरत लगती हैं। तो आज हम ओवरऑल बात करेंगे डार्क सर्कल के हवाले से। ये बताएंगे आपको कि आप अपनी आंखों को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं और कौन सा मेकअप आपकी आंखों पर सूट करेगा। तो इसी हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको आंखों को खूबसूरत बनाने वाली मेकअप स्टाइलिस्ट एंजी मार्शल से। जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है आपका चेहरा आता है, और चेहरे में सबसे नुमाया चीज़ जो है या जिससे हम जब आई कांटेक्ट करते हैं तो इंसान की जो आंखें हैं उस पर सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आइज़ एक्सप्रेसिव हों या आप उनका ख्याल रखें। अगर जिस तरह से ग्लासेस भी लगाए जाते हैं तो ग्लासेस की भी शेप जो है वो आपके फेस के मुताबिक होनी चाहिए। मिलेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमीम से और जानेंगे आंखों को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। Eyes are a window to our soul. So हम जो अपने अंदर किसी को अगर आपने देखना हो तो उनकी आंखों में झांक के देखें। तो अगर आप उन आंखों को चश्मे के साथ कवर कर देंगे तो फिर कहाँ झांकेंगे। मेरी जो स्पेशलाइजेशन आई के अंदर है वो मोतिये की सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसके अंदर हम चश्मा उतारते हैं आंखों के ऊपर से, जिसको आप लोग कॉमनली लेसिक कहते हैं, उसकी सब स्पेशलाइजेशन है। और साथ साथ मिलवाएंगे आपको ऑप्टिकल शॉप ऑनर अनस से और मालूम करेंगे कि कौन से ग्लासेस आजकल मार्केट में ज्यादा इन है। पहले ग्लासेस एक ज़रूरत के लिए पहनी जाती थी, अब ग्लासेस ज़रूरत के लिए नहीं फैशन के लिए पहना जाता है। फैशन में काफ़ी पहना जाता है कि आज ये ड्रेस पहना है तो आज ये पहनना है, कल वो पहनना है तो कल वो पहनना है। इस हिसाब से मैं ये चीज़ कहूँगा। और मैं अगर आगे देखूँ, आप कहीं भी निकलें, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास ग्लासेस लाजमी होने चाहिए। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चलें जी, इस वक्त अखबारात की शायद सुर्खियाँ क्या कह रही हैं। और डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जब से पनामा केस का फैसला आया है तो पूरे मुल्क में ही ऐसा लगता है कि एहतजाज किसी कैफियत है। जिस पार्टी के हवाले से बात करें वो एहतजाज कर रही है, और उसके अलावा अगर शहरियों की बात की जाए या निजी लेवल पे कारकुनान की बात की जाए तो कोई लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज कर रहा है, कोई गैस के मामले पे, कोई बिजली के बिल के मामले पे, कोई पनामा केस पे। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन से सिर्फ एहतजाज एहतजाज और एहतजाज ही चल रहा है, और उसी का जिक्र जो है वो जंग की मेन लीड में भी है, और ये है लोड शेडिंग जारी। सिंध भर में पीपल्स पार्टी के मुजाहरे, एहतजाज वहां हो रहा है जहां बिजली चोरी होती है, ऐसा कहते हैं ख्वाजा आसिफ। कराची, हैदराबाद, सखर, रोड़ी, कंदकोट, दादू समेत कई शहरों में एहतजाज, रैलियां, धरने, सड़कें, ब्लॉक, गोल नवाज गो के नारे। 26 अप्रैल को मज़ार-ए-कायद के सामने धरने का ऐलान, एक और धरने का ऐलान।
जी, ये मेन लीड है। आज की मेन लीड यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के एहतजाज और रैलियों के हवाले से है। अब कुछ मिलियन मार्च भी शुरू हो रहे हैं। खैर यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले मेन लीड बताऊं तो लोड शेडिंग और पानी के बहरान के हवाले से इस वक्त एहतजाज किए जा रहे हैं। MQM की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली, जबकि पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक के पीछे है और वफाक की पॉलिसी पर सरापा एहतजाज भी नजर आ रही है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि 18 रोज से जारी PSP का एहतजाज भी जो है वो बिलाखिर खत्म हो गया है, लेकिन ये खत्म इस तरह से नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि अब हम मिलियन मार्च करेंगे और हुक्मरानों के घर पर जाकर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो 14 मई का उन्होंने बताया है ये डेट कि 14 मई को हुक्मरानों के महलों तक मार्च करेंगे और मुतालिबात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। मुस्तफा कमाल का ऐसा कहना है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरे तमाम तर मुतालिबात जो है वो आवाम के लिए है, इनमें से कोई भी मुतालबा मेरे अपने लिए नहीं है। तो आवाम के मुतालिबात जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज, तब तक ये रैलियां जारी रहेंगी। बिल्कुल यही उनका कहना है कि फिलहाल तो हम घर चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज है वो चेंज नहीं होंगी, स्टैटिक रहेंगी। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो वही रहेगा जब तक उनके मसाइल हल नहीं हो जाते। अच्छा जी, एक और मेन लीड है यहाँ पर और ये तुर्बत के हवाले से। तुर्बत मोहम्मद में दहशतगर्दी, 5 एहलकार शहीद, FC एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, धमाका, माजरे वतन से दहशतगर्दों को पाक करेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही बने, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। तो इस खबर को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है जंग की। अच्छा जी, अगर एक्सप्रेस रोजाना की बात करूं तो आज की मेन हेडलाइन जो है वो तुर्बत में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ही है कि FC के काफिले पर हमला किया गया और उसके नतीजे में 4 एहलकार और 1 शहरी शहीद हो गया। ये इसकी हेडलाइन भी रही है। उसके अलावा अगर बात करें कोई और खबर यहाँ पर मेंशन करने के काबिल है तो वो है जनाब सऊदी फौजी इत्तेहाद में ईरान को शामिल करने की पाकिस्तानी कोशिशें मजीद तेज। ये भी एक अहम खबर यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें नीचे मजीद लिखा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल का दौरा रियाज, तेहरान भी जाएंगे और आर्मी चीफ के ईरानी सफीर से 2 मुलाकातें भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। बड़ा अहम ये इशू है जिसके ऊपर यहाँ पर आज एक्सप्रेस ने अपनी खबर भी यहाँ पर लगाई हुई है। जी, अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास जो खबर है वो है इमरान खान के हवाले से, जिनका कहना है कि जरदारी नहीं, नवाज शरीफ मुनाफिक शख्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग जुमलों के तबादले हैं, तनकीदें भी चल रही हैं, पनामा केस का भी मसला है। तो वही मैंने जैसे कहा कि 3-4 दिन से हर सूरत में हर जगह एहतजाज ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है, इसमें है कि CCI टू डिस्कस लोड शेडिंग, अदर्स इशूज़, और वही पावर सेक्टर के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से यहाँ पर मेनली लगी हुई है। और एक और है यहाँ पर कि बुलिश ट्रेंड विटनेस्ड और सिख डिमांड सेपरेशन फॉर पंजाब फ्रॉम इंडिया। तो ये जो है बिजनेस रिकॉर्डर की आज अहम खबर है। और आपके पास क्या है? अच्छा, एक मैं अच्छी खबर यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वीकेंड के बाद हम आए हैं तो एक अच्छी खबर जरूर शेयर करनी चाहिए। वो है यूनुस खान के हवाले से, जिन्होंने क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले वो पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। जमैका में मैच हुआ और उसके बाद हमने देखा कि यूनुस खान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो। इस वक्त ट्रेंड जो है वो यूनुस खान का बना हुआ है और उनके हवाले से लोग बातचीत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फख्र है यूनुस खान। तो ये जो है वो एक यहाँ की अच्छी खबर है। उसके अलावा यहाँ पर एक खबर मेंशन है, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहले कुंडे हटवाएं। तो ये कुंडे वाला ट्रेंड मैंने देखा कि कराची में कुछ ज्यादा ही है, लोग यहाँ पर कुंडे लगा लेते हैं और इसकी वजह से इजाफी बिजली है वो खींच ली जाती है और बाकी लोग जो है वो बिजली से महरूम हो जाते हैं। यही वजह है शायद यहाँ पर लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत का एक बयान सामने आया था कि अब जो लोड शेडिंग ज्यादा बढ़ गई है उसकी बड़ी वजह यह है कि वक्त से पहले जो है लोगों ने AC ऑन कर लिया। ऐसा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, डॉन की अगर मेन लीड की बात करूं तो वो एक जो अहम खबर यहाँ पर मेंशन है वो यही है कि डिमांड फॉर PM रेजिग्नेशन इज कॉमन। PTI हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इस वक्त वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एहतजाज का ही मुतालबा कर रहे हैं और पनामा केस के बाद से हम देख रहे हैं कि यही कड़ी जो है वो आगे चलती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी। उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, कौन सी बैक एक्टिविटीज हैं। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। मॉर्निंग, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बनी गाला जहाँ पर उनकी रिहाइश है वहाँ पर उनको जो आबादी का एक मसला है, क्योंकि बेतरतीब किस्म के मकानात बने हुए हैं, उस सिलसिले में इमरान खान ने इस केस की पैरवी की है। आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उस सिलसिले में आज इमरान खान यहाँ पर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट के अंदर मवासलात की कमेटी है, उसका इजलास है। इसके अलावा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कमेटी है, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक अमली तय की जा रही है और SOPs तय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरताज अजीज़
और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब की शिरकत भी एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है, नासिर काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में आपको बताएं कि वहाँ पे अनारकली बाजार के प्लाजा में रात गए लगने वाली आग पर तहाल काबू नहीं पाया जा सका है, ताहम रेस्क्यू टीमें अपनी कार्रवाई में जरूर मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिए। जी, ये न्यू अनारकली लाहौर का इलाका है। यहाँ पे मुहाफिज प्लाजा है जिसकी 5 मंजिलें हैं। इसकी बेसमेंट पे तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस प्लाजे में तकरीबन सारा जो है रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है, कपड़े का कारोबार है। तो जब आग लगी है तो उसके बाद यहाँ पे धुआं फैल गया है। धुआं क्योंकि बेसमेंट थी, बंद है बिल्कुल, तो उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी पहुँच गई थी, लेकिन धुआं इतना शदीद था कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकी। एक तो मास्क उनके पास नहीं थे, फिर वो मास्क और गैस सिलेंडर जो है वो लाए गए। जब वो नीचे उतरे हैं तो फिर उन्होंने इसको ब्लो करने की कोशिश की है, जो धुआं भरा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की। तो इस दौरान दोबारा से जो है ना उस वजह से आग भड़की है और आग जो है अंदर उसने एक तो बेसमेंट में तकरीबन 4-5 दुकानें जितनी भी हैं उनमें आग लगी। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पे आई है, लेकिन रेस्क्यू क्योंकि 8 से 10 जो टीमें हैं रेस्क्यू की, वो यहाँ पे गाड़ियाँ पानी की भरी हुई खड़ी हैं और बारी बारी वो वहाँ पे पानी फेंक रही हैं। उससे तकरीबन जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बेसमेंट में ताहाल क्योंकि दाखिल नहीं हुआ जा सकता क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद नीचे भी जो है पानी पहुंच गया होगा और जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। तो क्योंकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान है, क्योंकि चौकीदार जो है वो बाहर ही थी और अंदर कोई ना था। किसी किस्म की कैजुअलिटी या कोई किस्म की जख्मी की इतलात नहीं है। सिर्फ इस प्लाजे में आग लगी। करीब की जो प्लाजे हैं उनमें भी यही काम होता है, लेकिन आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से, जहाँ मार्केट है सबा अनारकली, जिसके बारे में हम पिछले बात भी कर रहे थे कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है और वहाँ पर आतिशबाजी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी अखाड़े में बयानबाजी मॉडल अयान अली तक जा पहुंची है। अगरचा सुपर मॉडल कई माह पहले मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, लेकिन सियासतदानों की महफिलें अब भी उनके जिक्र से खाली नहीं। ताजा तस्करा पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांदियों ने छेड़ा और कहा कि नून लीग बताए अयान अली से उनका क्या रिश्ता है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने जवाब देते हुए कहा कि हमसे रिश्ता पूछने वाले अयान अली को आसिफ जरदारी की बहन डिक्लेयर कर दे तो उन्हें सैल्यूट पेश करूंगा। अच्छा, अयान अली के मामले पे पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है, लेकिन आई डोंट नो लोग क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं अकेले नहीं। चलें जी, वफाकी दारुल हुकूमत में 3 रोज़ा कौमी कुतुब मेले का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान किताब है जिंदगी, उम्मीद और रोशनी है। मेले में आने वाले नौजवान तो किताब को इल्म की तरवीज, कौमी तरक्की का जीना और इस मेले को अदब और तारीख के विरसे से शनासाई का जरिया करार दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग शो स्टार्ट किया और यहाँ पर अदब और शायरी की बातें होने लगी तो यकीन करें मेरा इंटरेस्ट 2 गुना डेवलप हो गया और मुझे भी शायरी और अदब से बड़ा लगाव हो गया। और पाकिस्तानी तलबा ने अमरीकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी मुकाबले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ट्यूमर के मरीजों के इलाज के लिए मुनफरिद आला मुतारिफ करवा कर पहली पोजीशन हासिल की। इस्लामाबाद में नेस्ट यूनिवर्सिटी के ज़ेली इदारे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के ज़ेर एहतमाम तकरीब में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी मुकाबले में काबिल फ़ख्र कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा अवैस शफी, हुरिया अनम और इरसलाम जावेद को शानदार खिराज तहसीन भी पेश किया गया। और हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग आज की टीम की तरफ से भी स्टूडेंट्स को ढेर सारा सलाम, बहुत सारी बेस्ट विशेस। पाकिस्तानी कहीं भी हों, किसी भी लेवल पे हों, लेकिन हमेशा काम करते रहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। क्या लिख रहे हैं आज अखबारात? आज एडिटोरियल से पहले हम मतीउल्लाह जान साहब का एक आर्टिकल वक्त न्यूज़ में इसको डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत अहम आर्टिकल, बेलिबासों का साहिल। और ये उन्होंने उस बेलिबासों का साहिल, ये हमारे यहाँ नहीं होते, ये बाहर होते हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन उसको तशबीह दी है हमारे मुआशरे से। और ये कहा गया है कि हम जो है
बेलिबासों के साहिल पे भी जो होते हैं कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ प्राइवेसी होती है वहाँ पर भी। हमारे यहाँ तो सब कुछ मलियामाइट हो चुका है, कोई प्राइवेसी, कोई किसी की इज्जत नहीं है यहाँ पर, हम सब बेलिबास हो चुके हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। बेसिकली इन्होंने इनका जो पॉइंट व्यू था, जो फोकस किया था, वो सुप्रीम कोर्ट का उस वर्डिक्ट है जो पानामा केस के हवाले से है, JIT बनाने का हवाले से क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को इन्होंने छुपे लफ्ज़ों में भी, और वैसे भी बहुत बड़ा जहर में डूबा हुआ एक आर्टिकल पढ़ने के काबिल है। उन्होंने यही कहा है कि JIT की जो तश्कील है, इसने सियासी जमातों के मुंह पे एक तमाचा है, और इनको कोई एतराज़ ही नहीं है कि हुक्मरान ऐसी JIT के सामने पेश होंगे जिसके अंदर खुद फौजी अफसरान शामिल हैं, कोई एतराज़ नहीं है। ये तो इनकी खुद मुख्तारी के लिए और खुददारी का ये आलम है इनका। तो ये इस पर एक और जिन्होंने कहा कि गॉड फादर का जो हमने देखा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, ये गॉड फादर का जो मेन कैरेक्टर था उसका। नफीस नईम साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। मतीउल्लाह साहब, बड़ा ही जबरदस्त सा इस वक्त आपका कॉलम है जो डिस्कस करें नफीस नईम साहब। मेरा ख्याल है बहुत ढेर सारे सवाल है इनके पास भी, तो इन्हीं की तरफ हम बढ़ते हैं। जी नफीस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मतीउल्लाह साहब, आपने मारियो पुज़ो का तो आज गॉड फादर का बड़ा डिस्कस कर लिया, लेकिन आपने भी तो जॉर्ज ऑरवेल के बिग बॉस को यहाँ पे अपने टैसिटली आपने शामिल कर दिया है कि एक जो है अफसर ने अपने मातहत को अवाम को मुतमईन कराने के लिए उसकी बेइज्जती करानी चाहिए, और फिर वो उसने अवाम को ही मुतमईन कर दिया, अफसर भी मुतमईन हो गया और JIT के फैसले से खुद मातहत भी मुतमईन हो गया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं तो आपसे ही सवाल करूंगा कि इतनी बातें हैं इसमें करने वाली, हमारे पास टाइम की कमी होती है, कि ये बेलिबासों का अगर हम साहिल क्या हम पूरा मुआशरा बेलिबास है, तो हम किससे तवक्कात करें? कौन है जो हमारी मसीहाई करेगा? देखिए, आप तो जानते ही हैं हमारे मुआशरे में कौन सा ऐसा बड़ा सियासतदान है या फिर इवन गैर सियासी फौजी आमर जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। हमने तो बहुत सुना कि जो भी फौजी हुक्मरान जो है या फिर इवन हमारे फौज के साबिक सरबराहान जो है वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त उनके बारे में कोई बात नहीं हो पाती, मगर जब भी वो इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आते हैं। आपने सुना कि हत्ता के जनरल मुशर्रफ साहब ने भी ये इकरार कर लिया कि उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो सऊदी अरब की शाही खानदान से लिए थे। अब यही एतराफ़ और यही इकरार अगर वो इक़्तिदार में होते हुए करते तो फिर क्या होता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जरदारी साहब तो पहले ही आप जानते हैं उनका नाम 10% रख दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार में भी ये जो मामलात सामने आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर लगता ये है कि कोई भी इस समंदर की, इस करप्शन की लहर में सब ने डुबकियां खाई हुई और सब घूम फिर रहे हैं। और ज़्यादा अब परेशान कुछ बात यह है कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम जो लगाए जाते हैं तो उस पर ये संजीदगी से इल्ज़ाम भी नहीं लगाए जाते, और अवाम भी अब परेशान होना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इन सबको ये सारे जो हैं वो एक लिहाज से जो है वो मैं समझता हूँ बरहना नजर आते हैं, और एक दूसरे को इन्होंने बरहना किया भी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल वो यूरोप की न्यूड बीचेस जो होती हैं उस तरह हमारे सियासतदान पैदे आज तक जिस पे बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम ना लगे, तो जो सियासी जमातों के सरबराह हैं वो भी अपने कारकुनों को तवज्जो नहीं देते। जिस पे बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो शायद वो भी तवज्जो के काबिल हो जाते हैं। तो लोग तो शायद अभी सब तक जाते हैं कि अपने ऊपर खुद झूठे इल्ज़ाम लगवा के अपने लीडरों की तवज्जो हासिल करना चाहेंगे। तो ये सूरत हाल है, और इदारे भी हमारे जो है, खासकर सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी बहुत सिलेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामलात में सिर्फ सियासतदानों पर ही उसका बस चलता है। ऐसे माजी में बहुत से मामलात रहे जिसमें वो सब कार्रवाई कर सकते थे, जैसे अफसर खान केस है जिसमें फौज के जर्नैलों ने, साबिक आर्मी चीफ ने बरमला एतराफ़ किया कि उन्होंने पैसे तकसीम किए सियासतदानों। उस वक्त तो कोई JIT नहीं बनी, उस वक्त तो कोई इस तरीके की समाज रोजाना की बुनियाद पे नहीं हुई। तो ये सारे मामलात देख के फिर लगता है कि सारे ही अपनी अपनी हदूद के मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और सिर्फ लोगों के सामने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के चक्रों में। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि सियासतदानों के हवाले से जब वो दौरे इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो जाती हैं या नहीं हो पाती हैं, तो अब डेफिनेटली 2018 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या प्लानिंग की जाए कि एक करप्शन फ्री हुकूमत अब पाकिस्तान को मिल सके, इस तरह के हुक्मरान अब सामने आ सके? देखिए, सबसे अहम स्ट्रेटजी तो यही है कि मीडिया का सबसे अहम किरदार
और मीडिया को जो है खुलकर इस मामले को उठाना चाहिए। इस 2018 के इलेक्शन के कैंपेन में करप्शन सिर्फ सियासी जमातों का मसला नहीं बल्कि मीडिया का भी एक इशू होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जो हमारी अदालतें हैं और खासकर जो हमारी एहतसाब अदालतें हैं और जो एहतसाब से मुतल्लक इदारे हैं उनको मीडिया को फोकस करना होगा, टारगेट करना होगा कि ये अपना इदारे काम कर रहे हैं या नहीं और पिछले 5 साल में इन्होंने किया क्या है। ये तनख्वाहें लेते रहे हैं, प्रेस रिलीजें जारी करते रहे हैं, इश्तिहारात बांटते रहे हैं, मगर इन्होंने हकीकत में इनकी कारकर्दगी क्या रही है। मीडिया को उस पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, मीडिया तो अपना किरदार अदा कर ही रहा है और आगे भी करता ही रहेगा इसी तरीके से। जी बोलिए सर। करप्शन केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं, मीडिया को उनको भी फोकस करना होगा। जी और अदालतों की कार्रवाई और कारकर्दगी पर भी मीडिया को बात करनी होगी। बिल्कुल, मीडिया का किरदार इस सब में बहुत अहम है और मीडिया डेफिनेटली अपना इस किरदार को निभा भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह ईमानदारी के साथ इस किरदार को निभाता रहे। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आप हमारे साथ थे और इस अहम और बड़े ही जबरदस्त बातचीत की। नफीस नईम साहब भी हमारे साथ हैं। नफीस साहब, फैसला तो अब आ चुका है, अब जो भी होगा JIT में होगा, लेकिन मेरे जहन में जो एक सवाल आ रहा है बड़ी जोर से, और वो सवाल ये है कि जो बात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नहीं क्लियर करा सकी वो JIT में कैसे क्लियर होगी। और हम देख रहे हैं उसके बाद से मिठाइयां बट रही हैं, सेलिब्रेशन हो रही है। क्या हुकूमत भी ये जानती है कि ये हमारे लिए राह फरार था? देखें, यही बात की जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये केस आ गया तो अपोजिशन यही करी कि 19 से 18 ग्रेड का अफसर क्या कर लेगा। और फिर जो अगर आप ISI को और MI को छोड़ दें, साइड पे कर दें, बाकी जो तीनों इदारे हैं जिन पे इनकी भी खुद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज है कि NAB फेल हो गई डिलीवर करने में। तो जब इदारे जो हैं वो डिलीवर करने में फेल हो गए हैं, फिर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हुए शफाफ इन्वेस्टिगेशन पे सवालात तो उठते रहेंगे और ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला जल्द हल हो जाए इस तरह का। चलें जी, ठीक है। नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आज हमने काफ़ी जो है वो अहम एडिटोरियल डिस्कस किया और आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। और अनम, आगे बढ़ रहे हैं तो हम कौन सी स्टोरी जो है वो डिस्कस, मेरा ख्याल है कि अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें हम ले लेते हैं और दुनिया भर में सबसे अहम खबर जो थी वो थी अफगानिस्तान के हवाले से ही। बिल्कुल, अफगानिस्तान में पुलिस के बाद अफगान फौज में भी तालिबान का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है, जबकि हालिया दिनों में होने वाले पैदर पे हमले भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। अफगान फौज में तालिबान का असर और रसूख बढ़ गया है और वो फोर्सेस के अंदर तक घुस गए हैं। इसका वाज़ेह सबूत अफगानिस्तान में फोर्सेस पर होने वाले पे दर पे हमले हैं। मज़ार शरीफ में फौजी अड्डे पर होने वाला हमला हो या कुंदूज पर कब्जे का मामला हो या फिर कंदहार के फौजी अड्डे पर धावा, तमाम हमलों में ये शुबा था कि तालिबान को अंदर से मुआवनत मिली। मज़ार शरीफ में फौजी अड्डे पर किए गए हालिया हमले में 140 अफगान फौजी मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। हमला आवर फौजी वर्दी पहनकर अड्डे में घुसे। इससे पहले रवा साल के पहले महीने में कंदहार के गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त धमाका किया गया जब मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर गवर्नर कंदहार से मुलाकात कर रहे थे। हमले में UAE के सफीर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अफगानिस्तान में फौजी कैंपों पर बढ़ते हुए हमलों ने सिक्योरिटी इक़दामात पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांस के इलेक्शन के हवाले से, जिसका पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद एमेनुअल मैक्रोन 24% वोट के साथ पहले और खातून उम्मीदवार ली पेन 22% वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गई। दोनों उम्मीदवारों ने 7 मई को होने वाले सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रांस में इलेक्शन में शिकस्त पर मुखालिफ जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दी हैं। सेंट्रल चौक पर पुलिस के साथ शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया है। और फ्रांस के इलेक्शन के हवाले से आज टीवी ने गुज़िश्ता रोज भी अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे आगाह किया। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात कर लेते हैं आज की तारीख की। आज के दिन यानी 24 अप्रैल 1967 में सर्वेयर 3 चांद पर पहुंचने वाला तीसरा लैंडर था। सर्वेयर 3
अमेरिकन अनक्रूड सर्वेयर प्रोग्राम के तहत चांद पर पहुंचने वाला तीसरा लूनर लैंडर था। ग्रेविटी ना होने और हाईली रिफ्लेक्टिव क्रेटर्स की वजह से चांद की सतह ने लूनर लैंडर को लैंड होते ही 2 मरतबा 10 फुट उछाल दिया। लैंडर में लगे इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन आर्म ने लूनर सॉइल हासिल करने के लिए चांद की सतह को 18 सेंटीमीटर तक खोदा और इसकी तस्वीर सर्वेयर टेलीविजन कैमरे के जरिए जमीन पर भेज दी। चलिए जनाब, आज की तारीख तो आपने जानी, अब आज के टॉपिक के जाने बातें हैं। यहाँ बात हो रही है आंखों के हवाले से। आंखें जो कि जिंदगी को रोशन ही नहीं रखती बल्कि शख्सियत का आईना भी होती हैं और चेहरे की खूबसूरती का एक अहम सिंबल भी है। बाज लोगों को कुदरत की तरफ से ये खूबसूरत आंखें मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, खूबसूरत बनाते हैं, मेकअप करते हैं और क्या कुछ नहीं करते। इसी सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास हम एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट को भी जानते हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों का मेकअप करती हैं। और जब आई मेकअप की बात आए तो यही कहा जाता है कि जी एनजी इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ओवरऑल इन द सेंस ऑफ आईज। तो आपको मिलवाते हैं एनजी मार्शल से और देखते हैं कि लड़कियों की आंखों को किस तरीके से खूबसूरत बनाती है। मेरा नाम एनजी मार्शल है और मैं पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स से इस ब्यूटी इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है आपका चेहरा आता है और चेहरे में सबसे नुमाया चीज़ जो है या जिससे हम जब आई कांटेक्ट करते हैं तो इंसान की जो आंखें हैं उस पर सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आइज़ एक्सप्रेसिव हों या आप उनका ख्याल रखें। अगर जिस तरह से ग्लासेस भी लगाए जाते हैं तो ग्लासेस की भी शेप जो है वो आपके फेस के मुताबिक होनी चाहिए, सूट करना चाहिए आपने जो भी फ्रेम लगाया हुआ है। तो ईस्ट में बहुत आँखों को इम्पोर्टेंस दी गई है हमेशा से। आप देखिए काजल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों में। बाज़ दफ़ा ये नहीं कि सिर्फ औरतें ही काजल लगाती हैं बल्कि बाज़ दफ़ा मर्द हजरात भी सुरमा और काजल का इस्तेमाल करते थे स्पेशली ओकेजन्स पे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया है तो उसके साथ ट्रेंड्स भी चेंज हो गए हैं। आँखों से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग आइडिया लेते हैं कि वेदर यू आर एन इनोसेंट पर्सन और अ वेरी शार्प पर्सन और किस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है। हालांकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप गलत तासुर भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप जैसे आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा शार्प बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा आँच है, तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप गुस्से में रहते हैं हर वक्त। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके आईब्रो की शेप ऐसी होती है कि खामखा इंसान बहुत चालाक सा दिखने लगता है। अगर आपके आईब्रोज थोड़े से थिक होते हैं, ज़रा से स्ट्रेटिश होते हैं, तो इनोसेंट लुक आती है। आई मेकअप जब हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कंसीलिंग। अक्सर हमारे जो आई के नीचे सर्कल्स हैं वो बहुत नुमायाँ होते हैं। तो अगर आपने पूरा मेकअप कर लिया और आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वो अच्छा लगने की जगह उल्टा बुरा लगने लगता है। वैसे लगता है कि पैंडा आईज बन गई हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने अपने अंडर आइज़ को आपने कंसील किया। हमारे यहाँ अक्सर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग क्रीमी वाले जो आई शेडोज़ हैं या लिक्विड आई शेडोज़ हम लोग इतने इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लाइंट्स जब आते हैं उनको जो कंसर्न होता है बेसिकली स्किन का कलर और उससे भी ज़्यादा आई मेकअप। मतलब मेन फोकस जो होता है, इवन सो मच सो कि जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं या ब्राइड जब आती है तो उसका मेन कंसर्न और मेन फोकस जो होता है वो आई मेकअप होता है और उसको यही फिक्र होती है कि उसकी आइज़ पे हम क्या मेकअप करेंगे। आइज़ का मेकअप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से लिफ्ट भी कर सकता है और एकदम से पूरे मेकअप की लुक को स्पॉइल भी कर सकता है। ये सारे चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है मेकअप के साथ, तो ताकि खूब से खूब तर लगें। बिकॉज आंखें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब वो अच्छी लग रही होती हैं तो बहुत अच्छी बातें बोलती हैं और जब वो अच्छी नहीं लग रही होती तो वो अच्छी बातें नहीं बोलती हैं, क्योंकि आंखें ही तो बोलती हैं। एक्सपर्ट की राय तो आपने जानी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप आई मेकअप कर रहे हैं, अगर लाइट कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, जब तक आपने उस पर मस्कारा नहीं लगाया, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी आंखें खुलकर या प्रोमिनेंट होना शुरू होती। जी बिल्कुल। और मस्कारा लगाने के लिए डेफिनेटली आईलैशेस का होना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की होती हैं अपनी और कुछ लोग जो है वो फेक भी लगा लेते हैं और इस तरह से लगा लेते हैं आर्टिफिशियल कि वो पता भी नहीं लगती है। खैर, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम आपसे करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। आंखों को महफूज बनाने के तरीके जानने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमीन से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है जनाब आंखों को खूबसूरत बनाने की। तो आमतौर पर ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी आंखों के नीचे पड़ने वाले स्याह निशानात से बड़े परेशान होते हैं, और अगर उन्हें फौरी तौर पर दूर ना किया जाए तो ये एक तरफ तो चेहरे की खूबसूरती को मुतासिर करते हैं और दूसरी तरफ सेहत के लिए भी बहुत से मसाइल पैदा जी होते हाँ, हैं। सेहत की बात की तो यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी आंखों के डार्क सर्किल हैं तो डेफिनेटली हम धूप में निकल रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, तो वो काफी सारी मेडिसिन यूज करना शुरू कर देते हैं और होम रेमेडी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये होम रेमेडीज आपको डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक ऐसे ही आई स्पेशलिस्ट से मुलाकात की है और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और आपको क्या टिप्स दे रहे हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन आई के अंदर है वो मोतिये की सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसके अंदर हम चश्मा उतारते हैं आँखों के ऊपर से, जिसको आप लोग कॉमनली लेसिक कहते हैं, उसकी सब स्पेशलाइजेशन है। तो हम जो अपने अंदर किसी को अगर आपने देखना हो तो उनकी आंखों में झांक के देख लें। तो अगर आप उन आंखों को चश्मे के साथ कवर कर देंगे तो फिर कहाँ झांकेंगे। मैं इस स्पेशलिटी में क्यों आई, क्योंकि सर्जरी का शौक़ था और सर्जरी भी मुझे उस ऑर्गन में करनी थी जो कि बहुत ही सेंसिटिव, हमारा एक सेंसेस का ऑर्गन है। और आंखें हमेशा से पसंद थी, क्योंकि अपनी भी आंखें पसंद है, उन पे मेकअप करना पसंद था। इसके अलावा आंखों को और खूबसूरत भी किया जा सकता है। आपने चश्मा तो उतार दिया, लेकिन आंखों के अराउंड अगर कोई रिंकल्स मौजूद हैं, कोई लाइनें मौजूद हैं, आप बात करते हैं तो गुस्से में यूँ त्योड़ी डाल के करते हैं, उस त्योड़ी का निशान मौजूद है, तो उसको भी हटाने के जो तरीके हैं और उसके लिए जो स्पेशल इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक लेज़र का ताल्लुक़ है और आँखों के ऊपर से चश्मा हटाने का ताल्लुक़ है, तो उसमें हमारे यहाँ ना बहुत सारे मिथ्स जिनको कहते हैं, या गलत सोच कभी कभी आ जाती है हेयर से या लोगों के सुनने से, जिससे लोग समझते हैं कि ओहो इससे हमारी नज़र चली जाएगी या पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे बुरा आपके साथ क्या होगा कि अगर आपने करवाया प्रोसीजर और फिर आपको दोबारा चश्मा लगे, द वर्स्ट जो कि हो सकता है, या आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने लगे पड़ गए। और इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो कि पिंडी के लोगों का पानी का सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, और इससे सबको पता है कि जो बीमारियां, अगर आप सीवरेज डाल दें पानी के अंदर तो उसकी जो बीमारियां पिंडी के लोगों को हेपेटाइटिस और वगैरह वगैरह हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है गंदे पानी पीने की बीमारियों से, जो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं। तो एक तो वो उन्होंने सुना इसको और एक्शन लेने का फैसला किया। दूसरा, पार्क्स हैं, 2 पार्क्स हैं वहाँ, एक कुरंग पार्क, कुरंग सड़क के ऊपर पार्क बनी हुई है, और एक पीछे ज़ूलॉजिकल गार्डन्स हैं। दोनों पे कब्जे हो रहे हैं। मैं जब से बनीगाल आया हूँ वो पार्क आधी रह गई है, कुरंग रोड वाली, यानी दोनों तरफ से वो लोग आ रहे हैं बीच में। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसकी निशानदेही की जाएगी, डिमार्केशन की जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि इसको गेट किया जाएगा, बचाया जाएगा आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि वहाँ तो सारा सीमेंट का जंगल आ रहा है, दरख्त तो कट रहे हैं। और ये मुल्क वो है जो कि 7 नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा ग्लोबल वार्मिंग से। ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, आप जितने दरख्त काटेंगे, हरे इलाके कम होंगे, गर्मी बढ़ेगी, बारिश कम हो जाएगी, इसका बहुत बड़ा आगे पाकिस्तान को नुकसान आता है। तो ये तो मैंने एक एरिया की बात की है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद ये है कि चीफ जस्टिस साहब बाकी भी एरियाज़ जो जिस तरह हमारे चाइना कटिंग हो रही है, पार्क्स जा रही हैं, बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें जा रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, तो ये मेरा दूसरा था। और मेरी तीसरी चीज़ ये थी कि आज अगर जब तक, क्योंकि वहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो कैपिटल टेरिटरी कहती है, वो कहते हैं उनका इलाका है, CDA कहती है उनका इलाका है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस इनको आप फैसला कर सकते हैं कि किसका इलाका और जिम्मेदारी दें। वो अगर आज हमने ना किया, ये थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल इसको बचा नहीं सकेंगे, यानी ये एरिया उधर पहुंच जाएगा जिस तरह बाराकू बन गया है,
कोई प्लानिंग सेटलमेंट नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई वहाँ ये नहीं पानी का इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा अभी ये बच सकता है। और मुझे उम्मीद ये है कि आगे जाके भी और सी जगह हैं पाकिस्तान में, हरे इलाके खत्म महदूद होते जा रहे हैं। हाउसिंग स्कीम्स, जो अनाज उगाने के लिए ज़मीन है उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, ये आगे, इसके आगे ये भी हमें चीज़ें उठानी चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात हैं, या पानी के मसले आ रहे हैं या पोल्यूशन का मसला है, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला है। तो ये एक छोटा सैंपल है और मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस ने आज मेरी बात सुनी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस को मैंने ये यकीन दिलाया है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान की कौम को अगर कहीं से उम्मीद है तो वो पाकिस्तान की अदलिया से है और सुप्रीम कोर्ट से है। और मैं अभी भी वो जो 5 जजेस ने जिस तरह की हेयरिंग की और जो उन्होंने जजमेंट लिखी है, ये भी पाकिस्तान में एक नई तारीख बनी है। तो हम पूरा बैक करते हैं, हम साथ खड़े हैं अपनी अदलिया के साथ। और ये जहाँ तक नैब चेयरमैन, इसके ऊपर तो जो उस जजमेंट में ही चेयरमैन के मुतालिक लिख दिया गया है जजेस ने, लिहाजा हम पूरा हमारा अगले 2-3 दिनों में हम इसके खिलाफ रेफरेंस लेके जाएंगे। उन्होंने भी वही बातें तकरीबन दोहराई, तो क्या हम ये समझें कि इस मुल्क में कोई ग्रेटर कंसेंसस के लिए चीज़ हो रही है कि बड़े सियासतदानों से, बड़े सियासी रहनुमाओं से ये बात की जा रही है कि मुल्क के इदारों पर एतबार करें? इसका ताल्लुक क्या है? इदारों पे तो 2 चीज़ें हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क चलते हैं इदारों पे। मैं कितनी देर से शोर मचा रहा हूँ कि यहाँ इदारे तबाह कर दिए गए हैं, इसलिए एक इदारे के ऊपर कॉन्फिडेंस रह गया, वो है सुप्रीम कोर्ट। बाकी इदारों का तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने जो उन्होंने नैब का कहा, जो FBR का कहा, SCCP का कहा, इदारे तो पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। जब आप करप्शन करते हैं, एक मुल्क का सरबराह वो करप्शन कर ही नहीं सकता अगर इदारे तकड़े हों, अगर इदारे मजबूत हों। इदारे तबाह करके करप्शन होती है। तो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये है, वो भी बता रहे थे कि बरतानिया में वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे, तो फ़र्क ही मुल्कों में ये होता है कि उनके इदारे मजबूत होते हैं जो एडवांस मुल्क होते हैं, और तीसरी दुनिया में इदारे तबाह होते हैं। तो यहाँ तो मैं तो इससे पहले कह रहा हूँ, मैं तो फिर से चीफ जस्टिस का और जो बेंच बैठा था ये पैनमा के ऊपर, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान के इदारे को। लिहाजा अब इनको हम सब ने इदारों को मजबूत करना है। गाना के अंदर बायलॉज बनाने की बात की है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका अपना 300 कनाल का घर है, जब आपने बनाया था तो 2 लाख एग्जिस्ट करते थे 1979 का वाइल्ड लाइफ का और जोनिंग रेगुलेशन, आपने उस वक्त किससे इजाजत ली थी? उस टाइम बायलॉज के ऊपर कोई आपने सोचा था? हमने यूनियन काउंसिल से, सबसे जो मोड़ा नूर की यूनियन काउंसिल है उसका सेक्रेटरी से रिटर्न मैंने इजाजत लेके ये बनाना शुरू किया था। और ये याद रखें कि मैंने तो फार्म हाउस बनाया था। फार्म हाउस का मतलब कि बिल्ट एरिया और साथ ग्रीन एरिया। मेरा तो है ही बिल्ट एरिया जितना मेरा, मैं तो पूरा जंगल लगाया हुआ है वहाँ। तो हमने तो उसी स्पिरिट से लिया था ये कि ये फार्म हाउसेस बनने हैं। अब यहाँ 5-5 मरले में प्लाजे बन रहे हैं और ना उनका कोई उस रहने के लिए। देखे ना, जब प्लाजा बनता है, मेरे जो मैं समझता हूँ कि होगा कि आप जब प्लाजे बनाते हैं तो सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट भी साथ लगाएं। आप सीवरेज को जब ट्रीट नहीं करते, वो सीधी जा रही है वाटर सप्लाई में, ये तो तबाही कर रहे हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस एक बहुत पाकिस्तान में एपिडेमिक बन चुकी है और गरीब आम घरों के बच्चों को जिधर मिनरल वाटर नहीं मिलता, उनके इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं पाकिस्तान में गंदे पानी पीने की बीमारियों से। तो इसलिए अगर वो वाटर सप्लाई में सीवरेज जा रही है तो इसको ट्रीट करें। यानी अगर आप अगर बड़ा प्लाजा बना रहे हैं तो सोचें तो सही कि सीवरेज किधर जाएगी। तो मुझे खुशी ये है
कि चीफ जस्टिस ने सारी चीज़ का नोटिस लिया। शुक्रिया। और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें वो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात कर रहे थे, दरख्तों के हवाले से बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि उन्हें बड़ी खुशी है कि उनकी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, और इस हवाले से उन्होंने पनामा केस के हवाले से भी सहाफ़ियों के काफ़ी सवालों के जवाब भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको अहम खबर से आगाह करें, बल्कि एक बड़ी अजीब सी खबर है कि कराची में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस आउट हो गया है। पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों पर बासानी दस्तयाब था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद, पर्चा कैसे आउट हो गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए सिबा, आपको बताएं कि आज मैट्रिक जो है वो फिजिक्स का पेपर जो है वो होना था, और लेकिन ये इम्तहान पेपर का टाइम जो है वो 9:30 बजे जो है वो पेपर शुरू होता है, लेकिन उससे तकरीबन पौने घंटे कबल जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स पर जो है ये पेपर दस्तयाब था फिजिक्स का। और मैं आपको बताऊं कि ये बोर्ड के हवाले से जब चेयरमैन से हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है वो मौका देने से फिलहाल जो है वो इनकार कर दिया, और मुख्तलिफ पूरी स्टेट की शॉप्स जबकि वहाँ पर सिपा 144 से नाफिज, और उसके बावजूद जो है वो खुली हुई थी, और वहाँ पर जो है 500 रुपये में जो है वो दस्तयाब था। तो इस वक्त ये पेपर जो है फिजिक्स का आउट हो चुका है, और इस वक्त जो इस हवाले से जो बोर्ड है वो अपने कोई मौका देने से जो है वो गुरेजा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद। आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, जहां पर फिजिक्स का पेपर आउट हो चुका है, और इस वक्त जो तमाम तर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक जो खबर सामने आ रही है बड़ी अफसोसनाक भी है, क्योंकि फ्यूचर जो है उनके साथ खेला जा रहा है। पेपर आउट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की, और झटपट खाने में आज बन रही है जनाब क्विक रबड़ी। वैसे तो रबड़ी मैंने बड़ी सुनी, लेकिन क्विक रबड़ी क्या होती है ये अब जाकर देखो। क्विक रबड़ी क्या होती है, लेट्स सी। वाकई में ये क्विक किस्म की रबड़ी थी जो इतनी जल्दी तैयार हो गई, और इसके ऊपर कितनी डिलीशियस तरीके से वो इसकी पूरी टॉपिंग कर रही थी, बादाम पिस्ते वगैरह डाल रही थी, एंड आई लाइक इट वेरी मच। और वैसे भी कल शब मेराज है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप रबड़ी ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा भी आएगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे ऑप्टिकल शॉप ऑनर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको बताएं हमारे से स्टूडियोज में मौजूद है हर्बलिस्ट डॉक्टर फरा। इनसे बात करते हैं। आज आंखों के बारे में बात हो रही है, तो आंखों की केयर किस तरह की जा सकती है इन हर्ब्स के थ्रू, ये सब हमें बताएंगी डॉक्टर फरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मेरी आज पहला प्रोग्राम है आप लोगों के साथ, लेकिन हमने ब्रेक में बड़ी गपशप की, तो मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करें ओवरऑल आईज के हवाले से, तो सबसे पहले तो आज ये पूछना चाहूंगी कि अब
गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि आंखों के बड़ी जो है वो अमराज निकल रहे होते हैं, रेड हो रही होती हैं, कभी स्वेलिंग हो रही होती है, हाँ बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो सबसे पहले ये बताएं कि आसान अल्फाज में और आसान तरीके में हम अपनी आंखों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अक्सर आपने देखा है, कहा जाता है कि जिस स्प्लैशिंग करें आप डायरेक्ट आंखों पे छींटे पानी के मारे, तो कोशिश ये करें कि बहुत ठंडे यख पानी के साथ ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अच्छा, वो आपकी आंखों को नहीं करनी है, वो आपकी आंखों को जाके इफेक्टेड होगी, आई साइड पे प्रॉब्लम आएगा, आपको एकदम जाके आपका नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है। खुदा न खास्ता आप गर्मी से आए हैं और एकदम मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने बर्फ़ का ठंडा यख पानी लिया, उसे स्प्लैशिंग की है, तो ये यानी कि छींटे मारना ये नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदेह। अगर आपने वॉश करनी है आइज़, नॉर्मल पानी लें, आप इस तरह पानी लीजिए, उसके अंदर अपनी आइज खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। ये बेसिकली इसका तरीका होता है गर्मी खत्म करने का आंखों की, क्योंकि मौसम ऐसा है। हीट स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि आप एकदम जो है अपने ऊपर आपने ठंडा यख पानी भी नहीं डालना है, ना अपने सर पे ना अपनी आइज के अंदर। तो ये एक तो इस तरह आपने अपनी आइज को इस तरह वॉश करना है। मतलब हाथों में ठंडा पानी लेके ऐसे ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी लेना है, जो नल से आ रहा है वो आपने इस तरह लेना है पानी, और आपने अपनी आईज उसके अंदर जब आप रखेंगे ना, आप आंखें खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे, तो वो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, वो वॉश भी हो जाएंगे आपकी आईज और उसमें से गर्मी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह अगर आप नॉर्मल पानी में पैर भी डिप कर लेते हैं तो आपकी गर्मी हीट निकलती है वहां से। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर फराह कि अक्सर हम देखते हैं कि जब आप गर्मी से बाहर आते हैं, क्योंकि बात ही गर्मी से शुरू हो चुकी है तो हम बात गर्मी पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद हमारे पास एक और तरीका ये भी होता है कि अर्के गुलाब जो हमने अपने फ्रिज में रखा हुआ होता है और जो काफी टाइम से रखा हुआ होता है, उसको आइज में हम स्प्रे कर लेते हैं। क्या समझती हैं, अर्के गुलाब का इस्तेमाल आंखों के लिए बेहतर है या नहीं है, और अगर ठीक है तो उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ लोग कॉटन के पैड्स बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको आंखों पे रख लेते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं अर्के गुलाब के इस्तेमाल के लिए भी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अर्के गुलाब कितना अरसे तक अपने फ्रिज में आप रख सकते हैं, कितनी देर तक उसको सेव कर सकते हैं, कुछ बताइए सवाल। एक तो ये कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो अर्के गुलाब आपने लिया है वो किस हद तक प्योर है, वो आपको पता नहीं चलता। आप जाते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। अर्के गुलाब की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं होता है, लेकिन ये कि फिर भी 6 महीने के बाद आप यूज उसको ना करें। दूसरा ये कि डायरेक्ट आप बहुत सारी आइज इन्फेक्शन, बहुत सारे आइज प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है, इस तरह आइज की भी होती हैं। खासकर हम ये जो आपका अर्के गुलाब है ये आइज में कब हम यूज करते हैं, जो आंखें आपकी रेड हो रही हैं या वो कचरा आ जाता है, इस सूरत में जब आप अर्के गुलाब यूज करते हैं वो बढ़ भी जाता है। अच्छा जी, तो घर में मतलब हम हमेशा हर चीज के लिए कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन आप करें उस हद तक जो आप बर्दाश्त कर सकें। वो आई इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पॉलीफ्लेक्स आइज के लिए आती है। अगर आपको बहुत ज्यादा आइज रेड हो रही हैं या आपकी आंखों में वो कचरा आ जाता है, वो हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आइज के लिए पॉलीफ्लेक्स आती है, वो अपने घर में जरूर रखें। अर्के गुलाब पे हम आते हैं तो वो पहले पता होने चाहिए कि जी वो प्योर है या नहीं, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो होता है प्रिजर्व करने के लिए जो रखा जाता है। पता कैसे चलेगा कि अर्के गुलाब जो है वो प्योर है या नहीं? देखिए ये बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जिनके पास होता है, मैं नाम नहीं लूंगी वरना कहा जाएगा कि जी मैं शायद पब्लिसिटी कर तो मैं किसी शॉप का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मेडिकल स्टोर के ऊपर से अगर मेडिकल स्टोर से आप लेते हैं तो वो प्योर हो। अच्छा चले, आइज की बात हो रही है, डेफिनेटली इतनी जबरदस्त आपने टिप्स दी हैं, बिल्कुल मुझे ना 1 बाय 1 करके मैं कह रही हूँ सारी याद करूँ ताकि वही फिर मैं इम्प्लीमेंट करूँ। अच्छा, आंखों के हवाले से जो लोग लेंस लगाते हैं, स्पेशली कि जैसे मैं लेंस लगाती हूँ, अगर मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है तो डेफिनेटली मुझे 8 घंटे लेंस वेयर करनी है। उसके बाद अगले दिन जब आप दोबारा लेंस लगाते हैं तो आपको कई घंटे तक, इवन कभी कभी तो पूरा शो हो जाता है, लेकिन आपको इरिटेशन हो रही होती है, लेंस आपको इरिटेट कर रही होती है। तो इस तरह के मेरी तरह के वो तमाम लोग जो कि लेंस लगाते हैं नज़र की वजह से, उनकी आंखों को मेंटेन करने के लिए और इस तरह की इरिटेशन को दूर करने के लिए क्या फिर करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आप जब लेंसेज यूज करते हैं रात में, आप जब सो रहे हैं ना, आई सॉफ्ट के नाम से ड्रॉप्स आते हैं जो कि लेंसेज वाले ही आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ठीक है, वो उनके पास एक खास लेंसेज के साथ ही ये तैयार किया जाता है, उसके ड्रॉप्स होते हैं, लाइक अर्के गुलाब के जैसे ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन वो अर्के गुलाब नहीं है। उनको आप रात को अपने आईज में जरूर डालें। अगर आई साइड है, देखें लेंसेज की जहाँ तक बात है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज हैं। कुछ लोग शौकिया लगाते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है 1000-1200 रुपए के लेंसेज आ रहे हैं, वो अपने साथ खेल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज से बनाया जाता है जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। ये जो लेंस बनता है, कभी आप इसकी मेकिंग देखें कैसे बनता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा हम खेल रहे हैं अपने साथ। कोशिश कीजिए कि वो कहते हैं जी आप
कम खाएं, अच्छा खाएं। तो कम चीज, एक लेंस ले ले मगर अच्छा वाला ले, एक सेट ले ले लेकिन अच्छा ले और क्वालिटी वाला। और आप कंटिन्यूसली जो 8 घंटे लगा यूज करते हैं, कोशिश ये करें कि अगर आप बीच में कोई ब्रेक आता है तो लेंस रिमूव कर लीजिए। अच्छा 15-20 मिनट का उसको लाजमी ब्रेक दे दीजिए। अपनी आईज के अंदर आईज सॉफ्ट डालिए, वो ड्रॉप्स जो आते हैं, और थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो वही प्योर गुलाब का रख अपने पास रखें, कॉटन उसमें डिप करें। वो भी नहीं है, नीम गर्म दूध ले लीजिए, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स आप डाल लीजिए लेमन जूस के, उसमें कॉटन आप डिप करें, वो अपनी आईज पे रखें। ये नॉर्मल आईज के लिए भी है, दूध होना नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से मुराद थोड़ा सा नीम गर्म जिसको उसके अंदर लेमन के ड्रॉप्स डाले और देना। अच्छा, एक जो बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू है और लोगों को बहुत इस चीज से प्रॉब्लम है, वो है हमारे डार्क सर्कल्स। एक तो होती है हमारी आई की केयर के लिए हमने, चाहे जब बाहर जा रहे हैं तो हमने शेड्स ले लिए, या फिर हम घर आए हैं तो हमने पानी उसमें, आपने जैसे बताया कि अब छींटे नहीं डालने, लेकिन पानी से आपने उसको वॉश कर लिया। कुछ बेसिक केयर आई की होती है जो आपको घर में भी आप कर लेते हो, कुछ होम रेमेडीज भी यूज कर लेते हो। लेकिन स्पेशली हम देखते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स के लिए घर में बहुत से टोटके ऐसे हैं जो यूज करते हैं। कभी कुछ मिला के आंखों पे आप लगा लेते हैं। किस हद तक आप समझती हैं कि ये रेमेडीज सेफ होती हैं जब बात आंखों की आए, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है? बिल्कुल ऐसा है। आपको सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, पफी आईज हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ओवर नैप ले लेते हैं, या ज्यादा नींद लेने से भी ये होता है, और कम नींद लेने से भी होता है। 5 से 6 घंटे की नींद लाजमी आपने लेनी है। थकन है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, सबके साथ है, क्योंकि हमारे साथ टेंशन के बाद आजकल तो सोते हुए जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मुझे लगता है उससे भी आपके काफी डार्क। मैं बिल्कुल उधर ही आ रही हूँ आपकी तरफ। तो उस जब हम सोते हुए अपने पास कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, डिवाइसेस हैं, ये अपने पास से बहुत दूर रख के सोएं। एक तो ये आप देखें आजकल हम लोग क्या, ये मोबाइल, ये चीजें हमारे पास आ गई हैं, हमारी जो मेमोरी है वो लॉस होती चली जा रही है। बिल्कुल, चीजें भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह आपके साथ डार्क सर्कल का भी इशू है। और ये कि रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले इसको जो यूज करना आप करें, और आराम से सुकून से सोने की कोशिश करें। इसके अलावा भी एक रेमेडी मैंने बहुत ये बताई है और बड़ी कारआमद साबित हुई है कि आपने स्पून लेना है स्टील का, जिससे हम खाना खाते हैं, वो लेना है। वो लेके आपने फ्रिज में रख दीजिए उसको। अच्छा। हाँ, उसको आधा घंटा फ्रिज में रख दें, बिल्कुल एक ठंडा यख हो जाएगा। 2 स्पून रख लें, 2 आइस है, तो वो फिर आप जब उसको निकालेंगे वो अपनी आइस पे रखेंगे, नीचे वाले हिस्से पे। आप डायरेक्ट आइस पे नहीं, यहाँ पे आप रखेंगे। उससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके डार्क सर्कल खत्म हो जाएगा। हर फ्रिज से स्पून लेकिन बात आती है कि देखिए आपने पानी का इंटेक लेना है, जूसेस लेने हैं। मैं कहती हूँ फ्रेश जो भी आपके घर में अवेलेबल है, सब्जी है, वो आप खाया करें। तो ये चीजें जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल, खाने पीने का बहुत अहम रोल होता है। जब आंखों की केयर की बात की जाए, कहते हैं कि गाजर का आप जूस पिए तो उससे भी आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप अपना जिस तरह एक्नी की अगर हम एक बात कहते हैं, वैसे तो हमारा आइज का टॉपिक चल रहा है कि जी हम अगर कोई भी चीज, एक्नी हो, हेयर हो, स्किन हो, आइज हो, व्हाटएवर, तो आप जब तक एप्लीमेंट करते हैं चीजों की, कोई क्रीम, कोई शैम्पू, तो आपको वक्ती असर देता है। लेकिन जब आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम सेट करते हैं, आप दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, जब ये चीजें आप लेते हैं, तो उससे आप जब अंदर से स्ट्रांग होंगे तो स्किन खुद ब खुद शाइन करेगी, खूबसूरत होगी, और ये चीजें भी आपके मसले मसाइल भी आपके हल होंगे। चलें जी, डॉक्टर फराह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने हमें टिप्स दी हैं। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने टिप दी है, मैं बस घर जाके यही करने वाली हूँ, 2 चमचे फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद लेट्स सी 1 हफ्ते में क्या मैजिक होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद जो है वो पूरी लें, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बताया कि छींटे मत मारें आंखों में, आंखों को वॉश कीजिए, और दरमियाने पानी से जो है वो आप आंखों को वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुख्तलिफ अदवार में आंखों के मेकअप के अंदाज बदलते रहते हैं। एक वक्त था जब आंखों में काजल, सुरमा लगाकर अपनी आंखों के मेकअप को मुकम्मल समझा जाता था, लेकिन अब आंखों को खूबसूरत बनाने के अंदाज में जुद्दत आ गई है। जी हाँ, आंखों की हिफाजत के लिए सूरज से बचाव भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करना भी बहुत अहम है। तो एक ऑप्टिकल शॉप ओनर से हमने बात की और जाना कि सनग्लासेस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं और कौन सी आंखों पर कौन से ग्लासेस सूट करते हैं। आइए देखते हैं। अनस है, 7 साल मेरी शॉप को हो गए हैं। ग्लासेस आजकल काफ़ी चल रहे हैं, इस तरीके के सनग्लासेस वगैरह, लोगों का काफ़ी ट्रेंड हो गया है सनग्लासेस की तरफ, कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ। काफ़ी सनग्लासेस की तरफ जो है कलेक्शन हमारे को बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है।
जिनको ये होती है कि रिक्वायरमेंट, जिनकी पावर ज़्यादा होती है, 4, 5, 6 पावर जिनकी होती है ना, तो उनको पावर में काफ़ी ये होता था पहले इशू कि हमारे ग्लासेस की थिकनेस होती है, यानी जो सन ग्लासेस अगर हम बनवाएं तो उसकी काफ़ी थिकनेस निकलती थी। लेकिन अब ये है कि नॉर्मल आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी ऐसा ही हो गया कि एक्सटेंडेड वियर लेंसेज हम पहन सकते हैं। कि एक्सटेंडेड वियर में क्योंकि ये होता है कि उसको आप विद इन 24 आवर्स पहन सकते हो, तो सनग्लासेस उसमें अगर आपने 3, 4, 5 घंटे भी पहना तो कोई आई पे इफेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि नाइट विजन ग्लासेस भी अब आ गए, क्योंकि रात में पार्टीज वगैरह होती हैं या रात में इवेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से वो लाइट्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ के लिए भी आप पहन सकते हो ना वो सनग्लासेस। रात के लिए वो नाइट विजन ग्लासेस सनग्लासेस एक अलग आते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग आते हैं। पहले आपने देखे होंगे कि बच्चों के बड़े छोटे छोटे से ग्लासेस आते थे, तो अब ये है कि बाबा के जो छोटे बेबीज होती हैं या बाबा होते हैं उनके भी काफ़ी ग्लासेस की तरफ हो गया है। पहले जो एक लियाकत अली खान वाले जो कॉइन फ्रेम, उसका ट्रेंड अभी काफ़ी चल गया, मतलब यूँ समझूंगा मैं उसका कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन हो गया। मतलब वो राउंड फ्रेम का भी एक बड़ा एक अच्छा मैसेज है, बड़ा एक अच्छा उसका क्या कह सकूँ सब्जेक्ट है उसका कि राउंड का भी। और अभी स्कूलों में ये चीज़ काफ़ी चली थी, मतलब मैंने एक राउंड फ्रेम रखे थे एक बच्चों के लिए 4 to 5, तो उसमें ये हो गया था कि मेरे पास हर हफ्ते मेरे पास कोई ना कोई बच्चों की ये होती थी कि आज ऐसे स्कूल में फंक्शन है, आज ऐसे स्कूल में फंक्शन है। लेंसेज में जो जिनकी पावर रहती है वो तो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट की तरफ उनका माइंड है, क्योंकि वो अपना ट्रांसपेरेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम जिनकी पावर्स नहीं है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें यूँ समझ लें बेइंतहा कंपनीज आ गई हैं, बेइंतहा हर कंपनी के अपने अपने 12-12, 15-15 कलर्स आ गए। उसमें क्रेजी लेंसेज का भी काफ़ी अब आजकल ट्रेंड चल गया है। क्रेजी लेंसेज का मतलब यानी जो हॉरर लेंसेज लगने या बहुत ज़्यादा फंकी लुक देने या बहुत ज़्यादा जो पार्टीज वगैरह में बिल्कुल जो आई में बिल्कुल ब्लू रेड या कोई उसके ऊपर डायग्राम बनी हुई हो या उसके ऊपर कोई बहुत अच्छा हॉरर लुक दिया हुआ हो, तो उसका भी काफ़ी ट्रेंड हो, यानी फुल वाइट लेंसेज, फुल ब्लैक लेंसेज, इसका भी काफ़ी ट्रेंड चल गया है। पहले ग्लासेस का काम हमारा इतना नहीं होता था, एक नॉर्मल सिलेक्टेड काम होता था, एक नॉर्मल लिमिटेड कस्टमर्स होते थे। लेकिन अब जैसे पहले ग्लासेस एक जरूरत के लिए पहनी जाती थी, अब ग्लासेस जरूरत के लिए नहीं फैशन के लिए पहना जाता है। फैशन में काफी पहना जाता है कि आज ये ड्रेस पहना है तो आज ये पहनना है, कल वो पहना है तो कल वो पहनना है। इस हिसाब से मैं ये चीज कहूंगा। और मैं अगर आगे देखूं, आप कहीं भी निकलें, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास ग्लासेस लाजमी होने चाहिए। ग्लासेस का अगर हम तो जनाब शेड्स की बात हो रही है तो मुख्तलिफ तरह की शेड्स हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको ये पता हो कि आपके फेस पे कौन से शेड्स जो है वो सूट करते हैं। आजकल मैंने लोगों में देखा है कि सिर्फ दूसरों को देख के वो अपने शेड्स पहनना कोई भी ब्रांड का और कोई भी शेप का जो है वो लगा लेते हैं और वो आप पे भी सूट नहीं कर रहे होते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपके फेस पे सूट करते हैं और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो आपकी आंखों को सेव कर सके, धूप से बचा सके। बिल्कुल शोशा बिल्कुल जरूरी है, ब्रांड्स बिल्कुल जरूरी है, स्टाइल बड़ा जरूरी है, लेकिन साथ साथ वो आपको सूट करता है या नहीं ये बड़ा जरूरी है। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमक सितारे से। Don't go anywhere, stay with us. Watching Good Morning Ads. Welcome back to Good Morning Ads. और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा मिदत, जो बहुत अच्छी सिंगर है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे करेंगे ढेर सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं मिदत आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और होप आप लोग भी ठीक है। ठीक है, बड़ी खुशी है हमें कि आप वाहिद सिंगर हैं। चले थे 7 मूवी में जिसने सारे गाने अकेले ही गा दिए। क्या बात है, आपकी जबरदस्त टैलेंट है जो आज हमने बुलाया और बड़ा फख्र भी मुझे महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मिदत, सिंगिंग आपने कब से स्टार्ट की, फिर आपका जर्नी कैसा रहा, कुछ बताइए। मजे की बात ये कि सिंगिंग मेरे एक रियलिटी शो से स्टार्ट हुई और उस टाइम मैं बिल्कुल ट्रेन नहीं थी, ना मुझे म्यूजिक का इतना कुछ था पता। अच्छा। लेकिन वहाँ से इतनी इंकरेजमेंट मिली मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आगे करूँ कंटिन्यू। बिल्कुल। उसी के बाद उस प्रोग्राम के बाद मुझे मतलब काफी सारे प्रोडक्शन से कॉल आई, मैंने काफी प्लेबैक दिए, मतलब 35 तो मैंने प्लेबैक दिए भी होंगे ड्रामों के मिलाकर। सही 3 साल के करियर में, 3 साल 3.5 साल। आपकी एज कितनी है जो आपने इतना काम कर लिया? 18 इयर्स में, और 3 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया। अच्छा, तो मिदत अभी हम टाइम ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ कुछ नहीं। मैं थोड़ा जिले जो अभी रिलीज हुई है मूवी, उसी के मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। ठीक, तो होप कि आप लोग को पसंद आएगा। बिल्कुल आएगी पसंद, इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। शुरू कीजिए। जी।
कोयल मागत बोले रे, कोयल मागत बोले रे, उड़ती उड़ती टटोले, उड़ती उड़ती टटोले, कोयल मागत बोले रे। सुपर सुपर सुपर। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला, क्योंकि उस फिल्म के जब हम लोग प्रमोशंस कर रहे थे तो ये गाना मैंने किसी मॉर्निंग शो में तो आप लोग का पहला प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने ये लाइव परफॉर्म किया है गाना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएं मिदत, आपने जब इस तरीके से फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में जब भी कोई इस तरह का टैलेंट आता है उसको बड़ा वेलकम करते हैं। बिल्कुल। तो लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि डेफिनेटली आपने बड़े प्रीमियर्स भी किए होंगे, इस हवाले से गई भी होंगी प्रमोशंस के लिए भी, तो कैसा फीडबैक? पहले तो मुझे लगता है लोगों को यकीन ही नहीं आता आप गाना गाते नहीं, सब ये बोले थे। अच्छा मैं जब आई, जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हमारी फीमेल सिंगर हैं और ये मतलब एक ही हैं। एक ही हैं फीमेल सिंगर ये हैं। मतलब रिएक्शन इनके ऐसे कि मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने किया। सब जितने भी लोगों के पास गई हूँ, मतलब जिनसे भी मुलाकात हुई है, बोले हाँ इतनी सी एज में गा लेती हैं। और ये तो मुझे भी यकीन नहीं आया जब आपने गाना शुरू किया। और काफी सारे लोग ये बोले कि इतनी सी एज में इतनी बड़ी आवाज मिलता है कि माशाल्लाह से काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। पाकिस्तान में टैलेंट है, इस बात की तो कोई कमी शक नहीं है। जाते जाते जो है वो हम चाहते हैं ज्यादा सारे गाने आप सुने, तो एक और सॉन्ग सुनाइए प्लीज। एक अभी एक ड्रामा किया मैंने, उसका मैं जरूर सुनाऊंगी। और उसको मुझे काफी दूसरे मुल्क से भी अच्छे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। एग्जैक्टली। और वो भी काफी अच्छे वहाँ के काफी नामदार लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैं ये फरहान भाई हैं, उनकी कॉम्पोजिशन है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तेरा नाम जपूं, तेरे बातें करूं, तेरे संग जीऊं, तुझ पे ही मरूं। तू है मेरी सुबह, तू ही शाम मेरी जिंदगी, तेरे मैंने नाम लिखी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत आपने इसे गाया है और खूबसूरती से इसे निभाया। मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है, क्योंकि गाना उनके ऊपर पिक्चराइज है जिनका इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा नाम है, बुशान सारी साहब है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ओके बिल्कुल, शी इज अ लेजेंड। मिदत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आई और हमने आपसे मिलवाया पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि मजीद आगे आगे बढ़ते हुए सितारे से आज हमने आपको मिलवाया। आपको भी दोबारा बिल्कुल बुलाएंगे। तो अब हमारे शो का टाइम क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है और आप में भी कोई ख़ास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी बताएं सोशल मीडिया साइट पर, ताकि जल्दी से आप गुड मॉर्निंग आज की सीट पर आएँ और अपने टैलेंट से पूरे पाकिस्तान को आगाह करें। बिल्कुल, इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ नए मेहमानों और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।